Hello everyone, our today's topic is Shah Jahan. In the previous videos, we have discussed about Babur, how he established Mughal Empire. Then we have covered about Jahangir, Humayun and Akbar. In the previous video, we have discussed about their social policies, economic policies and political policies. तो आज समझेंगे शाहजहां कितना टेरिटरी एक्सपेंस किया, इसके चैलेंजेस क्या क्या थे, इसको प्रॉब्लम क्या क्या आई और इसके जो पॉलिसीज थी उसको चैलेंजेस क्या क्या औरंगजेब को फेस करना पड़ा, ताकि जो कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर का, औरंगजेब में लास्ट तक उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसको और एग्जैगरेट करता है प्रॉब्लम को। तो उससे पहले हम बता दें आपको कि जो हमारा कंटेंट होगा, जो भी इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं शाहजहां का रूल। अकबर तक इतनी टेरिटरी थी हमारी जो मुगल एम्पायर था। शाहजहां के पीरियड में और जहांगीर के पीरियड में ऑल्दो टेरिटरी एक्सपेंड नहीं हुई एज मास स्केल, although they have maintained or they have consolidated that much area which is covered by the Akbar। जितना एरिया अकबर ने कवर किया था उसको कंसोलिडेट किया। ऑल्दो ये ट्रीटी किए डेक्कन में, जैसे गोलकोंडा में किए, मीर जुमला, उनको जाट एक सवार रैंक दिया गया शाहजहां द्वारा। तो आइए अब समझते हैं शाहजहां थ्रोन पे कैसे बैठा। शाहजहां आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहांगीर में 1622 से 1627 तक ये रिवॉल्ट करता है अपने फादर के अगेंस्ट, जो कि जहांगीर रहते हैं। जहांगीर ने भी रिवॉल्ट किया था। इसके सन्स आप देखेंगे, मुगल सन्स अपने फादर के अगेंस्ट हमेशा से रिवॉल्ट करते आ रहे हैं, रिबेलियन करते आ रहे हैं। ये 1622 तक जुंटा गवर्नमेंट में था, जो कि उसकी मदर ने फॉर्म किया था, जो नूरजहां थी। जहांगीर की जो हेल्थ डिटोरिएट होती है ड्यू टू एडिक्शन ऑफ लिकर, उसकी बिहाफ पे नूरजहां एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है। जब तक रियल मोटो पता चलता है नूरजहां का, तो शाहजहां उससे अलग हो जाता है। शाहजहां का रियल नेम खुर्रम था, वो अलग हो जाता है उससे, फिर वेस्ट बंगाल वाला एरिया में जाता है। शाहजहां को नोबिलिटी बहुत सपोर्ट करती है, जैसे कि अफगान नोबिलिटी, मेवाड़ के जो राजपूत थे, डेक्कन नोबिलिटी, शाहजहां को ये सब सपोर्ट करते हैं। तो ये रेबेलियन करता है, इसको सप्रेस करने के लिए। जब ये डेक्कन जाता है तो रेबेलियन जहांगीर इसको सप्रेस करने के लिए महाबत खान को भेजता है। तो ये डेक्कन में इसको हराता भी है शाहजहां को, और शाहजहां को रियलाइज हो जाता है कि हम मुगल एम्पायर को इतनी बड़ी आर्मी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए लेटर ऑफ अपोलॉजी भी अपने पिता को भेजता है, जो कि जहांगीर रहते हैं। उसको उसके अपने पिता से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम थी नूरजहां से। तो ये लेटर जब अपोलॉजी भेजता है तो जहांगीर भी जानता था कि ये हमारा शाहजहां एबल रूलर है, ये हमारा नेक्स्ट हायर हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी कैपेबिलिटी थी राजा बनने की। इसी को देखते हुए जहांगीर ने ट्रीटी की शाहजहां से, उसको डेक्कन वाला एरिया गवर्नर बनाया और उसको 2 बेटों को होस्टेज रखा कि तुम डेक्कन में रूल करो और तुम्हारे 2 बेटे होस्टेज मेरे पास रहेंगे। फिर ये थ्रोन पे बैठा असफ खान की तरह। 1627 में जब जहांगीर की डेथ हो गई, असफ खान जो इसका फादर इन लॉ था, उसको रैंक था नायब और वकील। नायब और रैंक वही है जो वजीर के इक्वल होता है, जो बालबन था रैंक, उस सेम इसको इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑल्दो ये फेवर करता था शाहजहां को। ये नूरजहां का जो जुंटा गवर्नमेंट था उसका पार्ट था, पर ये लेटर शाहजहां की तरफ हो गया और उसको थ्रोन पे बैठाने में हेल्प किया। फिर हम समझेंगे चैलेंजेस क्या क्या है जब ये थ्रोन पे बैठ गया शाहजहां 1627 में, तो इसकी चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। बेसिकली शाहजहां का चैलेंजेस था फॉरेन इन्वेजन। ऑल्दो टेरिटरी उस समय तक उसने कोई एक्सपेंड नहीं की, कोई राजा इसको मेजॉरिटली चैलेंज नहीं किया। फॉरेन इन्वेजन ही इसको प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे पर्शियन, उज्बेक, ओटोमन टर्क्स। पर्शियन वही सफाविद डायनेस्टी इंक्रीज कर रहे थे अपना एरिया टेरिटरी प्रेजेंस, जो अफगान काबुल का अंधार वाला टेरिटरी था उसको एक्सपेंड कर रहे थे। उज्बेक एक्चुअल थ्रेट थे। उज्बेक जो मुगल एम्पायर थे वो उज्बेक थे बेसिकली। ऑल्दो बाबर को ही उसके भाइयों ने ही उसका टेरिटरी लेके उसको भगा दिया, फोर्स कर दिया इंडिया में जाने के लिए, और वो उसको टेरिटरी अपना हार गया। इसीलिए हमेशा उज्बेक और मुगल से हमेशा प्रॉब्लम चली आ रही थी। ये रियल थ्रेट थे। ओटोमन टर्क्स, क्योंकि अकबर विजनरी रूलर था, इनसे भी ट्रीटी करके रखा था। ओटोमन टर्क्स बहुत सुपीरियर आर्मी थी और नोबल पावर भी थी, जो कि मुगल्स नहीं थे। इसीलिए इनसे पीस ट्रीटी शाहजहां ने मेंटेन रखी और जहांगीर ने भी मेंटेन रखी। उज्बेक को टैकल किया शाहजहां ने, बाल्क बदख्श वाला एरिया, उस पर कैंपेन किया। ऑल्दो जीतने के लिए नहीं किया, काबुल का अंधार वाला डिफेंस को मेंटेन करने के लिए इसने अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री को उसने वहाँ भेजा, ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसकी हो। तो हम देखेंगे स्टेप क्या क्या ये इसने टैकल किया, वो चैलेंजेस जो आए थे। सक्सेशन पे बैठने के बाद शाहजहां ने एक फरमान जारी कर दिया, जो बहुत मुगल टेरिटरी में, मुगल एम्पायर में बहुत इमेज, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। जैसे कि
अपने सारे जो उसके ब्रदर थे और उनके सन्स थे उनको फरमान जारी कर दिया उनको हैंग करने की, ताकि सक्सेशन का नोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इससे स्टेबिलिटी इसको मिल गई। जब तक ये था 1627 से 1658 तक स्टेबिलिटी थी, नोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। काबुल कंधार वाला मैंने एरिया बताया, ये काबुल कंधार वाला इसी से इन्वेजन होता था। इसको मेंटेन किया शाहजहां ने। बाल बदख्श वाला एरिया जो है मिलिट्री कैंपेन करके इसको स्टेबल किया। कंसोलिडेट हिज एम्पायर, कंसोलिडेट हिज एम्पायर मतलब जितने भी रिवॉल्ट हो रहे थे, जैसे कि बुंडेला में हुआ था, सिख के अगेंस्ट हुआ था, उनके जितने भी रिवॉल्ट थे उनको सप्रेस किया, अपना एरिया मेंटेन किया। फिर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन शाहजहां में कैसा था। मनसबदारी सिस्टम हमने बताया था, अकबर लेके आया था उस टाइम पीरियड में। इसने ये जितने जाट और सवार की रैंक थी उनकी सैलरी इंक्रीज करने को बोला था। इसके पीरियड में ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल द डायरेक्टली नहीं हुआ, जो उसके नोबेल थे उससे परमिशन लिए कि हम अपने कंटिजेंट को, अपनी जो हमारा कास्ट है, कैटेगरी है, रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग हम रहना चाहते हैं, तो इसने परमिशन दिया। जो राजपूत वहाँ के नोबल थे उनको बोला आप अपने कंटिजेंट में राजपूत रखिए, जो रॉयल थे, जो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम अपने कंटिजेंट में रख सकते थे। इस तरह से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है सी अस्पा दू अस्पा। मैंने बताया था जाट और सवार रैंक क्या होता है। जाट जो उनको नोबल रैंक प्रोवाइड करता था 10 to 5000, और सवार जितने नंबर ऑफ सोल्जर वो रखता था। तो सी अस्पा दू अस्पा ये है क्योंकि सपोज आपके 100 सवार हैं तो आपको 200 हॉर्सेस रखने पड़ेंगे। हॉर्सेस भी थकते हैं वॉर में, इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा एरिया जब भी ज़रूरत पड़े हमें हॉर्स की वो मिल जाए। इसीलिए इंक्रीज कर दिया कि 200 हॉर्सेस मेंटेन रहेंगे, उसका डबल जस्ट, इसी को बोलते हैं सी अस्पा दू अस्पा। इसी के पीरियड में रेड फोर्ट बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, मोती मस्जिद बनाया गया अजमेर में, और वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, जिसको हम ग्लोरी ऑफ मुगल्स बोलते हैं इस पीरियड में आर्किटेक्चर में। जो A.L. श्रीवास्तव है जो हिस्टोरियन है, इसी पीरियड को बोलते हैं। ऑल्दो अदर हिस्टोरियन डिसएग्री होते हैं। R.S. शर्मा भी इसको मानते हैं कि आर्किटेक्चर में, आर्ट और आर्किटेक्चर जितने भी शाहजहां के पीरियड में थे, ग्लोरी इसी टाइम अचीव होती है शाहजहां के पीरियड में। जामे दामी, इस समय ये होता है कि जितने भी एरिया में, उसके एरिया में एस्टिमेट रेवेन्यू होता है, उससे करेंसी से उसका वैल्यू इवेल्युएट हो, जैसे चाहे गोल्ड में हो चाहे सिल्वर में हो, ये देखने के लिए मुगल टेरिटरी कितना, उसका GDP एक तरह से हो रहा है। नेक्स्ट है मुगल आर्मी को जो डिवीज़न क्या था, कैवलरी था, अहादी था, ये मर्सनरी फोर्सेस थे। वालशाही जो बॉडीगार्ड थे मुगल्स के, जो किंग थे उनके बॉडीगार्ड आते थे। प्यादागन, ये जो फुट सोल्जर थे उनका नाम है, ये मिलिट्री का डिवीज़न बेसिकली बताना था एडमिनिस्ट्रेशन में। बर्नियर इसी को पीरियड बोलता है कि मुगल सक्सेशन इतना इंडिया में वास्ट क्यों हुआ और इतने पीरियड तक रूल क्यों किए। बर्नियर ये फ्रांस का हिस्टोरियन है, फिजिशियन है, आया था, उसने बताया था कि मुगल इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि इन्फेंट्री जो मुगल की थी बहुत डिसिप्लिन थी और बहुत लार्ज स्केल पे थी और बहुत स्किलफुल थी, इसलिए वो सक्सेस हो पाई। और डिक्लाइन होने के कारण भी इन्फेंट्री थी। लेटर पीरियड में इकोनॉमिक पॉलिसी जब फेल होती है शाहजहां की, तब ये इन्फेंट्री को रिड्यूस करना पड़ता है, उनकी स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए आने लगती है उस पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में, कि उसी पीरियड में मिलिट्री कैंपेन भी हो रहा था। बाल बदख्श वाला एरिया, काबुल कंधार डिफेंस लाइन मिलिट्री के लिए भेज दिया, वहाँ पैसा खर्चा हो रहा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ह्यूज एक्सपेंस हुआ, ताजमहल बन रहा था, रेड फोर्ट बन रहा था, मोती मस्जिद बन रहा था, तो बहुत पैसा जा रहा था। जितना पैसा आ नहीं रहा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। इसी से अनसेटिस्फाइड नोबल हो गए, क्योंकि जो भी उनको मनसबदारी दिया गया था, जागीर दिया गया था, लैंड दिया गया था, उससे रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं हो रहा था जितना वो अर्न मांग रहा था, टैक्स मांग रहा था, तो इसको रिड्यूस करना पड़ा। उस समय सपोज उसके 2 लाख सोल्जर थे तो उसको रिड्यूस करके 40,000 कर दिया गया। इन्फेंट्री वगैरह जो भी प्यादागन, वालशाही सब मिला के। इनएफिशिएंसी ऑफ मनसबदारी सिस्टम, इसी का रिजल्ट हुआ कि मनसबदारी सिस्टम इनएफिशिएंट होने लगा। ये सब कारण औरंगजेब को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब वो टेरिटरी कंसोलिडेट करेगा डेक्कन में। इसी पीरियड में औरंगजेब डेक्कन में अपना गोलकोंडा से ट्रीटी कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, वो डेक्कन को समझता था, इसलिए औरंगजेब का हम पीरियड जब देखेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, इसी का शाहजहां की देन थी कि औरंगजेब को फेस करना पड़ा इतना। ऑल्दो अगर नहीं ऐसा प्रॉब्लम होता तो अपनी मुगल जो टेरिटरी थी, मुगल एम्पायर था, और लेट डिले तक हो सकता था। हम समझेंगे इसी पे शाहजहां पे एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मुगल एम्परर एबॉलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम सिजदा विच बिगन बाई बालबन। हमने पढ़ा था उस प्रीवियस वीडियोस में
हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जब बालबन आया था तो उसी ने प्रैक्टिस क्रिएट की थी सिजदा और पैबोस। ऑल्दो ये सिजदा की बात हो रही है, पैबोस की बात नहीं हो रही है। सिजदा पैबोस मैंने बताया था कैसे कोर्ट में अपना घुटने टेक के बालबन कोर्ट में उसको रेस्पेक्ट देना है। बेसिकली बालबन उस टाइम आया था जब चहलगनी डोमिनेंस भी थी, तो इसी को ख़त्म करने के लिए बालबन ने ये स्टेप लिया था। तो इसी को एबॉलिश किया था शाहजहाँ पीरियड में, शाहजहाँ नहीं किया था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट औरंगजेब।